माइक ठीक हो के नहीं आया है। भेजा था तो आने वाले 2 दिन और टाइम लगेगा। कौन के थे? हाँ, लो पता क्या बोले? वही भेज दिया। चलिए दोस्तों, कहाँ पर आ गए हैं? अच्छा, कितना क्वेश्चन है? 107 बनाए थे आप लोग। देखिए, रिजल्ट देने वाला सब तर तर कर रहा है। 2 क्वेश्चन सिर्फ नहीं बना है। चलिए, तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। चलिए, वेरी गुड। इसी तरह हम चाहते हैं हर का प्रोग्रेस हो और रिजल्ट केवल ज्ञान बिंदु से पैक हो जाए, ठीक है। और इसके लिए कोई कसर नहीं। एग्जाम 1 कदम आगे बढ़ता, हम अपना नोट को 4 कदम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मेरा पहले वाला बायोलॉजी देखिएगा। अब तक बायोलॉजी का मेरा 3रा एडिशन चल रहा है। जब भी देखते हैं कि एग्जाम इधर उधर कर रहा है तो जहां से आता है दोस्तों वहां फिर उसको जोड़ देते। अब केमिस्ट्री को भी बदल रहे हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद आपके बैच में केमिस्ट्री ही लाएंगे, एकदम नए शकल सूरत के साथ लाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। लगातार मेहनत करने से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप 10 दिन नहीं पढ़िए ना, 11वां दिन आपको फीलिंग होने लगेगा अंदर से कि हमको नौकरी नहीं होगा, ठीक है। 10 दिन सिर्फ नहीं पढ़िए। तो ये होता है, लगातार पढ़ते रहिएगा ना, एकदम आपको लगेगा जो है सो हम ये है, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। उसके बाद जो आप सब्जी लेने में निकलिएगा ना तो लड़का से देखिए सब फालतू है, सब फालतू। रिजल्ट तो पहले मेरा बनेगा, ये जुनून होता है वो कि नहीं, लेकिन ये जुनून आपको अंदर से रहेगा अगर आप लगातार पढ़ते रहिएगा। अब 10 दिन नहीं पढ़िए तब सब्जी लेने जाइए। इतना विद्यार्थी है, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद कपड़ा दुकान देखिएगा, यही दुकान हम खोल लेते हैं, ठीक है। ये सब फीलिंग आने लगता है। इसीलिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहना जरूरी है, लगातार, ठीक है। अब कहिएगा लगातार हमसे हो नहीं पाता है, तो इसीलिए दोस्तों कोचिंग में तो आप एडमिशन लिए हैं। कोचिंग में आइएगा, रोज डेली क्लास करिएगा, यहाँ चार्ज करके भेजाएंगे, ठीक है। चार्ज यहाँ पर जैसे लगातार क्लास करते रहिएगा, चार्ज होते रहिएगा, तब आप घर पर लगातार पढ़ते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास टॉप करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर, और ध्यान दीजिए, इतना पढ़ाने के बाद श्वसन का एक एक चीज डिस्कस किए थे। सिर्फ आपको बोले थे कि श्वसन के बाद परिवहन कैसे होता है वो पढ़ लीजिएगा। इतना कराने के बाद हमें क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आंसर भी दे देंगे ना आपको, तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि रिजल्ट में लेस मात्र भी कमी ना हो। रिजल्ट अगर हो तो सिर्फ आपका हो, आप सभी का हो, ठीक है। आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन अगर स्वरूप में अगर एग्जाम बदलाव लाता है तो फिर किस तरह से आंसर दिए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन है, ठीक है। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया
उत्सर्जन। उत्सर्जन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अगले चैप्टर, मतलब नम्मा की 10वां चैप्टर में शायद उत्सर्जन है। तो भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। कभी कभी प्रश्न दे देता है कि शरीर में एटीपी बनने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन। ऊर्जा निर्मुक्त जो होता है दोस्तों, वह निर्मुक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि शरीर में एटीपी निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। क्लियर है? अब पोषण तो आप पढ़ चुके 6 नंबर चैप्टर में, और उत्सर्जन के बारे में आपको बता दिए, यानी तो आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। अब एटीपी कैसे बनता है आपको पता है ना? एटीपी बनने के लिए शरीर में पहले से क्या मौजूद रहता है? शरीर में नहीं, प्रत्येक शरीर के कोशिकाओं में एडीपी मौजूद रहता है। उसके बाद इससे एक फॉस्फेट और उसके बाद ऊर्जा। ये ऊर्जा वही है जो किसके दौरान पैदा हुआ है? ये तीनों मिलकर के बन जाता क्या? एटीपी। और जब भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है एटीपी टूट जाता है, अर्थात एटीपी का क्या होता है? जल अपघटन होता है, और एटीपी का जल अपघटन होने से एडीपी, फॉस्फेट और ऊर्जा क्या हो गया? निकल हो गया, निर्मुक्त हो गया, आपको प्राप्त हो गया। और कोशिका में कभी भी एडीपी फॉस्फेट की कमी नहीं होती है, क्योंकि जितना यूज होता है उतना पुनः फिर क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है, इसीलिए कभी इसकी कमी नहीं होती है। नोट किधर है जी? एक नोट से 3-3 आदमी काम चला रहा है। नौकरियों से 3-3 आदमी, एक नौकरी होगा, बाकी 2 पॉकेट खर्चा भेजते रहे। आए किधर गया नोट जी? क्लियर हो गया? एटीपी कैसे बना, और कभी भी कोशिका में एडीपी की कमी नहीं होती। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि श्वसन के दौरान एटीपी निर्माण में लगातार एडीपी का यूज होते रहता है। श्वसन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में मौजूद एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का लगातार उपयोग होते रहता है, फिर भी इसकी कभी कोशिकाओं में कमी क्यों नहीं होती है? तो एक तरफ जहां एडीपी का उपयोग होता उसी तरफ दूसरी तरफ एडीपी का निकास होते रहता है। उपयोग और निकास लगातार चलते रहने के कारण कोशिकाओं में कभी भी एडीपी की कमी नहीं होती। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? तीसरा, जीवन के लिए श्वसन परमावश्यक होता है। बिल्कुल अनिवार्य होता है। ठीक है, अनिवार्य। विषाणु में श्वसन नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, विषाणु में श्वसन नहीं होता। अब आपको बताए थे कि श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर में होता है, अर्थात श्वसन कहां होता है? कोशिका में। और वायरस कोशिका का बना नहीं होता है। 3 नंबर चैप्टर में आपको बताए थे कि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और नॉन सेलुलर जब सेल है ही नहीं तो श्वसन कहां पर होगा? और वायरस को निर्जीव भी कहा जाता है दोस्तों। वायरस को निर्जीव कहे जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कि इसमें श्वसन होता ही नहीं है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं मतलब गलत कौन है ना? जो सही नहीं वो क्या है? गलत। श्वसन के प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है यार। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होता है। बिल्कुल, लेकिन जीवित कोशिकाओं में ही होता है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। गलत। और श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं?
अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत थी नहीं थी। अर्थात तो श्वसन जिसके दौरान शरीर में ऊर्जा बनता है वह ऊर्जा बिना ऑक्सीजन का भी बन सकता है, और बिना ऑक्सीजन का भी ऊर्जा बन रहा है तो बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन हो रहा है। ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं? तो ये जो बात लिख रहा है कि संभव नहीं है, ये गलत है दोस्तों। तो ये क्या है? श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही संभव है, लेकिन ऑक्सीजन के उपस्थिति में केवल कौन श्वसन संभव है? अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। अब तो गलत यही ना है दोस्तों। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में कोशिकाओं में संचित रहती है, बिल्कुल सही है, और माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। कहां रहती है दोस्तों? तो चौथा आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। चूंकि श्वसन में ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी बनाया था। ये वायवीय श्वसन है, और सूक्ष्म जीवों को छोड़ दे या कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दे तो अधिकांश श्वसन तो वायवीय न था, और वायवीय श्वसन ज्यादातर जीवों में होता है। तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ग्लूकोज रिएक्शन किससे कर रहा है? और ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ही क्या कहलाता है? इसीलिए श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसीलिए है क्योंकि इसी अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके एटीपी का निर्माण करते हैं। जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड या कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है ना, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो गया उसका। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यह कौन रिएक्शन है? यह ऑक्सीकरण है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कार्बन का। आपसे पूछ देगा कि श्वसन की अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। क्लियर? सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होते हैं? अब कहिएगा कि सूर्य के प्रकाश में तो पौधे में होता। दोस्तों ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज पौधों में संचित रहते हैं और फिर पौधों के उत्पाद के रूप में जंतु प्राप्त करते हैं। जंतु के शरीर के कोशिका में ग्लूकोज टूटकर जब एटीपी बनते हैं तब उसका सीधा उपयोग होता है दोस्तों। इसीलिए हम आंसर क्या दे रहे हैं? एटीपी दे रहे हैं। क्लियर है ना बात? प्रश्न को समझे कि न समझे? एक बार पुनः समझने की कोशिश कीजिए कि सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है पौधों में। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं दोस्तों, वे ग्लूकोज में कौन ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा। अब ग्लूकोज इस पौधे पर जंतुओं के भोजन के स्रोत कौन है? पौधे न है। इस पृथ्वी पर जंतुओं के भोजन के स्रोत कौन है? पौधा है। मांसाहारी कुछ जीव है तो मांसाहारी जीव का भी अस्तित्व शाकाहारी पर निर्भर है ना। और शाकाहारी नहीं रहेगा तो मांसाहारी जीवों का कोई अस्तित्व है? तो हम सीधा कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं उनके भोजन का अस्तित्व पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित ग्लूकोज है। पौधा बनाया ग्लूकोज, जंतु को मिला ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, और इसका सीधा उपयोग होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है? एटीपी। एटीपी, ठीक है। सार्वजनिक वाहक कौन होता है दोस्तों? एटीपी। आगे
निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? मुख्यतः जब शरीर में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो किसका होगा? ये भी नहीं रहेगा तो वसा। यानी जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा खत्म हो जाएगा तब श्वसन की प्रक्रिया में प्रोटीन का यूज होता है। प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा तब वसा का यूज होता है। लेकिन सीधे सीधे प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल श्वसन की प्रक्रिया में नहीं होता है। तो कैसे होता है? तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन है, जिस हार्मोन में इतनी क्षमता है दोस्तों कि वे प्रोटीन और वसा को भी किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं? लेकिन परिस्थिति होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति आप देखिएगा समान रूप से एक आदमी एकदम बैठा हुआ, एकदम 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, एकदम सोया हुआ है, और उसके सामने रख दीजिए अधसर सांप, तब देखिए भाग जाएगा वहां से, पूरा स्पीड से भागेगा। ठीक है। एक व्यक्ति 3-4 दिन से नहीं खाया है, पड़ा हुआ है, उठने का भी दम नहीं है, लेकिन वहीं पर अधसर सांप रखिए तुरंत भाग जाएगा। कहां से आ गया ऊर्जा? ऊर्जा कुछ हार्मोन निकला उसके शरीर में डर जाने के बाद, और हार्मोन जहां जहां कुछ भी बचा हुआ था सबको एकाएक ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया, टोटल ग्लूकोज एटीपी बना, और उसके बाद वो भाग गया। ठीक है। तो ऐसे भी होता है। उसी तरह मार में मार हो रहा, भीषण मार हो रहा, और उसमें देखिएगा बूढ़ा से बूढ़ा पतला आदमी जिसको लाठी उठाने की ताकत नहीं है, गुस्सा चढ़ने पर वो 4 लाठी मार सकता है। ये सारा होता है हार्मोन से। किससे होता है? हार्मोन से। ये हार्मोन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन जो बिना ऑक्सीजन का होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल पहला सही है। अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है, यह भी सही है। अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में ही होता है। गलत। अवायवीय श्वसन बैक्टीरिया में हो रहा था, अवायवीय श्वसन पौधा में हो रहा था, अवायवीय श्वसन जंतु हमारे शरीर में हो रहा था। हमारे शरीर में भी देखे थे कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की कमी हो गई थी तब अवायवीय श्वसन हो गया था, लैक्टिक एसिड बना था ना। तो अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में नहीं बल्कि एक कोश के बहुकोश के दोनों में होता है। मानव शरीर में भी जब कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो उनके शरीर में भी अवायवीय श्वसन होने लगता है, जिस दौरान लैक्टिक एसिड बनते हैं और लैक्टिक एसिड के संचय के कारण उसमें थकावट आती है। यानी कि यह कथन क्या है? गलत है। सही कौन है? क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? क्रेब्स साइक्लिक श्वसन की पूरी प्रक्रिया कितने स्टेप में संपन्न होती है? श्वसन की पूरी प्रक्रिया कितने स्टेप में संपन्न होती है? 2 स्टेप में संपन्न होती है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है दोस्तों? कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब साइक्लिक कहां होता है? पहले ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइक्लिक? पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद नेक्स्ट है। चलिए दोस्तों, क्रेब चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अवायवीय H2O तो नहीं बनता है, फ्रक्टोज तो नहीं बनता है, ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? अल्कोहल CO2। और ये पौधे और जीवाणु बनते हैं। मानव में लैक्टिक एसिड बनते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड है ऑप्शन में, तो इसीलिए आपका आंसर ये होगा अल्कोहल। और अल्कोहल में भी याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन अल्कोहल? अनॉक्सी
या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के कारण क्या बनता है? देखिए सेम प्रश्न है, 12 देखिए और 13 देखिए, सेम प्रश्न है ना, लेकिन 12 में आपको लैक्टिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर ये था, और इसमें आपको अल्कोहल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करती है। बिल्कुल, सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़े हुए ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वे ऑक्सीजन का उपयोग करेगा? तो ये सही ना है। कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है और उसमें कोई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न होता है, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये भी कथन क्या है? तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पायरुवेट का विखंडन तो दोस्तों केवल क्रेब साइक्लिक के दौरान होता है। पायरुवेट का विखंडन किसके दौरान? क्रेब साइक्लिक के दौरान होता है। और क्रेब साइक्लिक कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय या ऑक्सी श्वसन के संबंध में, वायवीय या ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है। बिल्कुल सही है, अनुपस्थिति में वायवीय नहीं हो सकता। वायवीय श्वसन हेतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होना अनिवार्य है। वायवीय श्वसन एक कोश के जीवों में नहीं होता है, होता है। अंतर यही है, प्रोकैरियोटिक वाला में नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक वाला में होता है। तो ये क्या है दोस्तों? गलत है। वायवीय श्वसन एक कोश के जीवों में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने एक कोशिकीय सजीवों में नहीं, बल्कि किससे? यूकैरियोटिक से। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होता है। बिल्कुल, वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज से 38 एटीपी निर्मुक्त होता है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत अधिक है कि नहीं है? गलत कौन है? वायवीय श्वसन में होता है, दोनों होता है। और वायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस, वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्सक दोनों होता है। ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतु में होता है। किस में? अब पौधा में, जीवाणु में। याद है ना? यहां पर क्या दिया है? जंतु के अंतर्गत मानव भी शामिल है। अगर जंतु की जगह मानव दे देगा तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? लैक्टिकम। क्लियर है? श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है। क्या होता है? और श्वसन एक मंद दहन है। श्वसन एक क्या है? मंद दहन है दोस्तों। श्वसन एक कैसा दहन है? मंद दहन है। क्लियर? ओके। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण तो हम पढ़ चुके हैं ना। एक ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हुआ था। तो श्वसन ऑक्सीकरण भी है, श्वसन ऊष्माक्षेपी भी है, और श्वसन जैव रासायनिक, यानी क्या होगा? श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है,
श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन बायोकेमिकल रिएक्शन है, श्वसन दहन है, श्वसन मंद दहन है। अब बताइए, बहुत कुछ है श्वसन। श्वसन क्या है? नहीं, बस इतने हैं। ऑक्सीकरण, ऊष्माक्षेपी, जैव रासायनिक अभिक्रिया, दहन, अदान में ये कैसा? क्लियर है? अब देखिए जैव रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ। ऐसी जैव का मतलब जानते हैं, सजीव होता है। जैव का मतलब सजीव के शरीर के अंतर्गत होने वाले जो भी रिएक्शन है, या सजीव के शरीर के कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे? जैसे पौधे में होने वाला प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? पाचन के दौरान एंजाइम के मदद से जो रिएक्शन हो रहे थे वो भी क्या है? तो जैव रासायनिक, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया जो लैब में होते हैं, जिसका क्षेत्र केमिस्ट्री है। जब ये जैव लग गया ना, मतलब ये किसी सजीव के शरीर में हो रहा है। जैव का मतलब होता है सजीव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है। बिल्कुल, जैव का मतलब किया सजीव। एटीपी का निर्माण श्वसन की प्रक्रिया में होता है, यह भी क्या एक प्रकार का जैव ऊर्जा है। ग्लूकोज को कोष के ईंधन कहा जाता है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। दोनों कथन क्या है? निम्नलिखित में किस प्रकार के श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? वह भी 38 एटीपी, इसमें 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुबिक। ठीक है, पायरुबिक है ना। क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O। अब कहिएगा एटीपी नहीं दिए, तो एटीपी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी एटीपी बना था कि नहीं। तो अंतिम उत्पाद के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल देंगे। क्लियर? क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक, टी से ट्राई, सी से ए से एसिड, तो इसका भी फुल फॉर्म यही है दोस्तों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त। कोई दिक्कत? TCA का मतलब भी क्या हुआ? ट्राइसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया संपन्न होती है। ईस्ट द्वारा क्या होता है? अब अवायवीय शोषण हुआ था ना, ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन जो हुआ था, अवायवीय शोषण जो हुआ था, वही क्या है? अरे ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो C2H5OH, ठीक है, CO2 और 2 ATP बनाया था ना, ये अवायवीय शोषण के दौरान हुआ था। और इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। शराब का जो निर्माण होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, यही है शराब। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। शराब में कौन अल्कोहल रहता है? सभी अल्कोहल में एकमात्र अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ही है, जो नशीला तो है लेकिन जहरीला नहीं है। कोशिका के अंदर वायवीय शोषण का केंद्र, क्योंकि वायवीय शोषण में अधिकांश एनर्जी क्रेब्स साइक्लिक के दौरान होता है। 38 में 36 एटीपी किस में होता है? क्रेब में। अब क्रेब कहां होता है? इसीलिए आंसर दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय शोषण के दौरान एक ग्लूकोज का अणु 2 एटीपी, अवायवीय शोषण के दौरान एक ग्लूकोज का अणु 2 एटीपी का निर्माण करता है। अब वायवीय शोषण में 38 एटीपी। 29 नंबर, तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में उत्पन्न होने वाले ऐंठन का कारण लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड उत्पन्न होने के कारण अवायवीय श्वसन। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से पेशीय ऐंठन से आराम मिलता है। क्यों? तो गर्म पानी से स्नान करने या मालिश करने रक्त का संचार क्या होता है? और दोस्तों, हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो जैसे ही रक्त का संचार बढ़ेगा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी? तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति। जैसे ही कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचेगा, लैक्टिक अम्ल उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? अब लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल चुका है, इसीलिए ऐंठन से आराम मिल जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड गायब, ऐंठन गायब। कोई दिक्कत? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। बिल्कुल, प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस है जो कोशिका द्रव में होता है, और द्वितीय चरण क्रेब्स साइक्लिक है जो माइटोकॉन्ड्रिया। और वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। बिल्कुल, और वायवीय श्वसन के दौरान केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? पायरुवेट अम्ल का कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है। पायरुवेट अम्ल का कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है, और वायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल नहीं बनते हैं। गलत है, गलत है डी नंबर। लेकिन सी नंबर में पता नहीं चला क्या कर रहा है। पायरुवेट अम्ल का उपयोग होगा यहां पर। पायरुवेट अम्ल का उपयोग कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है, क्योंकि पायरुवेट अम्ल क्रेब्स साइक्लिक में होता नहीं यूज। क्रेब्स साइक्लिक वायवीय श्वसन में तो होता ही नहीं है। क्रेब्स साइक्लिक केवल किस में होता है? वायवीय श्वसन में होता है। तो निश्चित तौर पर पायरुवेट अम्ल का उपयोग कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है। ये जो डी नंबर में है कि अवायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल नहीं बनती, गलत न है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में तो ग्लाइकोलाइसिस होगा ना। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट अम्ल बनेगा ही बनेगा। यह अलग बात है कि अवायवीय श्वसन में जो पायरुवेट अम्ल है वे लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा या लैक्टिक इथाइल अल्कोहल में टूट जाएगा, लेकिन अवायवीय श्वसन के दौरान भी पायरुवेट अम्ल बनेगा। जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक में अवायवीय में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। नेक्स्ट, जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन से क्या उत्पन्न होते? जंतु ठीक ना है। जंतु के अंतर्गत मानव भी शामिल है। मानव भी ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कर रहा है दोस्तों? अब पूर्ण ऑक्सीकरण केवल कब हो सकता है? अर्थात कितना? 38 एटीपी। क्लियर? बाह्य श्वसन के अंतर्गत दोनों ना, एक्सटर्नल इंस्पायरेशन के दौरान सांस लेना और प्लस सांस छोड़ना दोनों शामिल है। ठीक है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? सभी से ना। जड़ मूल रोम के द्वारा श्वसन करते हैं, तना वातरंध्र के द्वारा करते हैं, अब पत्ती। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधे में किस अंगों के द्वारा प्रवेश करते हैं? सभी। रंध्र, वातरंध्र, अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है?
पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा? विसरण। और मानव के फेफड़ों में भी आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा था? विसरण विधि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका में होने वाला वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधा तथा जंतु में एक समान होता है। हाँ? देखिए क्या है, एक ही तरह होगा, बाह्य श्वसन अलग अलग होगा। वायवीय श्वसन कोशिका में तो एक ही तरह से होता है। सही है। पौधे के प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन करता है। सही है। पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन ऊतक के माध्यम से होता है। गलत है। पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन होता ही नहीं है। सभी भाग अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं। तो संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम फ्लोएम आते हैं। तो क्या जाइलम फ्लोएम श्वसन गैसों का परिवहन करता दोस्तों? नहीं। तो गलत कौन है? पौधा में जंतुओं के अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। बिल्कुल सही है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान एक मिनट दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, इसमें तो कोई दिक्कत है ना। रंध्र। नेक्स्ट, पौधों में गैसीय विनिमय हेतु क्या पाए जाते हैं? एस्टोमाटा, लेंटिसेल, मूलम, तीनों। एस्टोमाटा यानी कि क्या? रंध्र। लेंटिसेल का मतलब क्या? वात रंध्र। मूल रोम मतलब जड़ में। तो तीनों होगा कि नहीं होगा? सही है कि नहीं? डी। 42 नंबर का बोलिएगा क्या होगा आंसर? तो कह रहे कि पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? पौधे, ध्यान दीजिएगा, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते। क्यों? पौधे दिन में श्वसन नहीं करते। बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। बी होगा नहीं जी। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं। क्लियर? यही क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि पौधे दिन में श्वसन के दौरान निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ते हैं, क्यों? तो श्वसन के दौरान निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग दिन में किस में कर लिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है। कोई दिक्कत? वात रंध्र पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? वात रंध्र, रंध्र, मूलरोम। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस विधि से? विसरण विधि से। किस विधि से? आइए 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। हाँ, कीटों नहीं, मकड़ी में भी किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त, यहां क्या होगा? रक्त के माध्यम से होता है। नहीं, आपको बताए थे कि ट्रेकिया एक नली है जो वातावरण के ऑक्सीजन को डायरेक्ट कोशिका में भेज देता है। ब्लड की कोई जरूरी। तो ये कथन क्या है? ट्रेकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र यानी कि एस्पायरेकल नामक छिद्र के द्वारा खुलता है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, जबकि 2 क्या है? कीट और मकड़ियों में जो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है, कीट और मकड़ियों में ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन होता है, काहे दर पर आते हैं? जाना है आज भी की देख रहा कितना बचल है। ठीक है। तो ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन होता है दोस्तों, उसमें ट्रेकिया नली वातावरण का गैस लेकर सीधे कोशिका तक भेज देता है। ब्लड की कोई जरूरी नहीं है।
अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय प्राणी में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणी से काफी तेज। बताए थे कि जल में ऑक्सीजन कम रहने के कारण इसमें श्वसन गति क्या होता है, तेज। स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर जलीय प्राणी से काफी तेज। पहला अगर सही है तो दूसरा क्या होगा, आंसर क्या होगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक। निम्नलिखित में कौन सा जीव श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? तिलचट्टा कीट है, कीट। और इसमें ट्रेकिया है, प्लेनेरिया प्लेटी हेलमेंथीज फाइलम के जीव है। और प्लेटी हेलमेंथीज में भी दोस्तों कोई श्वसन अंग न होने के कारण इसमें भी विसरण विधि का उपयोग होता है। और ये दोनों तो एक कोशिकीय है, तो इसमें तो विसरण विधि का उपयोग होगा ही कोशिका झिल्ली के द्वारा। टिड्डा, तिलचट्टा किसके द्वारा? तिलचट्टे में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। क्या? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाह्य छिद्र को क्या कहते हैं? तो यार ट्रेकिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। होगा कि नहीं? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? मछली तथा अन्य जलीय जीवों में गिल्स नामक श्वसन अंग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं। बिल्कुल। गिल्स द्वारा जीव श्वसन हेतु वायुमंडल के ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब गलत कौन है? पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार डी को। गिल्स के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। गलत है दोस्तों। ट्रेकिया में रक्त के द्वारा नहीं होता है, गिल्स में होता है। चलिए 50 तक किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं ना? ऑनलाइन वाला सब ठीक है? निम्नलिखित में किसमें श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा होता है? रेप्टिलिया यानी कि एबीज, मेमेलिया, तीनों में। एम्फीबिया में भी होता है, लेकिन बात यहां पर किसकी है? सिर्फ के। तो सिर्फ इसी में होता है, रेप्टिलिया, एबीज और मेमेलिया में। चलिए दोस्तों, श्वसन मार्ग याद है कि नहीं भूल गए? एक बार देखते हैं, बनाते हैं, चेक कर लेते हैं। श्वसन मार्ग वाला क्वेश्चन श्वसन मार्ग का क्वेश्चन है, एक बार नहीं देखे। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव के श्वसन मार्ग का क्रम देखिए दोस्तों। शुरुआत कौन से हुआ था? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से नासाल चैम्बर, नासाल चैम्बर से फेरिंग्स, नासाल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, अब फेरिंग्स से लैरिंग्स जो गया किस छिद्र से? ग्लोटिक्स से। क्लियर है? लैरिंग्स से ट्रेकिया, ठीक है, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ठीक है, अब ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वोलाई, और यहां से यहां तक का भाग किसमें होता है? लंग्स में, फेफड़ा में। क्लियर है? यही ना मार्ग है, यही है दोस्तों मार्ग, श्वसन मार्ग यही है। नॉस्ट्रिल से शुरू होता है,
एल्वोलाई पर समाप्त होता है। नॉस्ट्रिल पर शुरू होता है, एल्वोलाई पर समाप्त होता है। क्या हुआ, नोट क्या हुआ जी? आए सब बेहोश हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बेहोश। कहिए तो क्या होगा इसमें, हिंदी में दिया। 1 मिनट देख लेते हैं। यह है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से यही सही। अभी नंबर चेक करिए तो एक बार। नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स से फेरिंग्स, गड़बड़। यहां पर भी फेरिंग्स से ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया के बाद फेरिंग्स, ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स, तो बिल्कुल ए सही है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसे निम्न स्तनधारी की अपेक्षा, निम्न स्तनधारी की अपेक्षा कम होते। क्यों? मनुष्य का घ्राण क्षेत्र, ठीक है, रिस्पायरेटरी रीजन अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है। यानी नसाल चैम्बर का पिछला भाग, कुत्ता का नोक देखे हैं, इतना बड़ा, 1 हाथ का नोक रहता है, देखे ना। और अंदर का जो नसाल चैम्बर होता है बड़ा होता है, उसका घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। घ्राण क्षेत्र बड़ा होने के कारण उसमें ढेर सारे नर्व्स होते हैं, और ढेर सारे नर्व्स होने के कारण वे अत्यधिक सूंघने की क्षमता होती है उसमें। और न सिर्फ क्षमता होती है बल्कि उन्हें लंबे समय तक याददाश्त के रूप में वे बनाए रख सकते हैं। क्लियर है? कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में श्वसन मार्ग का प्रारंभ नासिका छिद्र से होता है। मनुष्य में, सही है, मनुष्य में श्वसन मार्ग की समाप्ति फेफड़ा स्थित वायुकोश में होता है। वायुकोश मतलब एल्वोलाई, दोनों क्या है। अगला, मनुष्य के नासिका व्यस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र होता है उसे प्रकोष्ठ कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये नहीं बना होगा क्योंकि ये मैं ही बताए थे दोस्तों, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब पिछला भाग क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी रीजन और रिस्पायरेटरी रीजन। क्लियर है? कोई दिक्कत? मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान तब कर पाता है जब हवा कहां पहुंचता है, नसाल चैम्बर में पहुंचता है। जब हवा कहां पहुंचता है, नसाल चैम्बर में। क्लियर है? मनुष्य के श्वसन पथ में ट्रेकिया की लंबाई कितना, 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। नासिका व्यस्म यानी कि नसाल चैम्बर की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे कौंची कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कौंची कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक वेस्टिब्यूल और दूसरा कौंची, समझे कि नहीं? दोनों प्रश्न याद कर लेना है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हाँ, गिल्स मछलियों के श्वसन तंत्र का हिस्सा है, मानव के श्वसन तंत्र का हिस्सा। आगे, मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना थोरेसिस कैविटी यानी पेट, थोरेसिस कैविटी का मतलब छाती, और एब्डोमिनल कैविटी का मतलब पेट, छाती पेट को अलग करने वाला कौन? डायफ्राम। डायफ्राम एक मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना है। फेफड़े की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? हाँ, वायुकोश, एल्वोलाई। दोनों फेफड़े में 3 × 10 के पावर
8 एल्वोलाई होता है। तो फेफड़े का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वायु कोश है। क्लियर है? ग्रसनी किस मानव तंत्र का हिस्सा है? दोनों का। मुख गुहा भी फेरिंग्स में खुला था। श्वसन तंत्र का नासाल चेंबर भी कहां खुला था? फेरिंग्स में। दोनों। अगला श्वसन नलियां, ट्रेकिया को सही कर लीजिए, गलत लिखा हुआ है। श्वसन नली के दीवार चपटी क्यों होती है? तो उपास्थि युक्त छल्लों के कारण। आपको बताए थे कि ट्रेकिया एक नाजुक नली है, हवा के प्रेशर से वो फटे नहीं, इसके लिए उस पर उपास्थि के अर्ध बले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अर्ध बले। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या स्थिति है? विचार किए हैं? तीनों सही है। ट्रेकिया वक्ष गुहा में यानी कि थोरेसिस कैविटी में पहुंचते ही 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल। ट्रेकिया ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, अब ब्रोंक्यूल्स अंत में एल्वोलाई पर। तीनों सही है दोस्तों। सही है? तीनों सही है। तीनों सही है। ट्रेकिया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, अंत में ब्रोंक्यूल्स किस में? एल्वोलाई में। तीनों सही है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितने वायु का है? 3 गुना 10 के पावर 8 वायु कोश। मनुष्य के दोनों फेफड़ों कुल कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है। बायां फेफड़ा 2 भाग में, दायां फेफड़ा 3 भाग में। दायां फेफड़ा 3 भाग में, यानी बायां फेफड़े 2 होते हैं, बायां दायां, लेकिन बायां फेफड़ा 2 छोटी छोटी थैली का और दायां फेफड़ा 2 बड़ी 1 छोटी थैली का बना होता है। ठीक है? यानी कि कहिएगा तो बायां फेफड़ा 2 थैलियों युक्त होता है और दायां फेफड़ा 3 थैलियों युक्त होता है, यानी कुल कितने थैली? 5। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है? लैरिंक्स है। ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन है? फेफड़ों के ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पुलरा। हृदय को ढकने वाला आवरण पेरिकार्डियम। किडनी को ढकने वाला आवरण, और एक होता है टेस्टिस जो मेल बॉडी में पाया जाता है, उसको ढकने वाला आवरण पेरिटोनियम। सब ढकने वाला ही आवरण है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना प्लस दोनों मिलकर ना ब्रीथिंग कहलाएगा। श्वसन तंत्र के भाग नासाल चैम्बर के कार्य हैं। नासाल चैम्बर के क्या कार्य देख लीजिए। वायु के सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना, यही काम है। बिल्कुल ये भी काम है। वायु के जलवाष्प की मात्रा तथा तापक्रम नियंत्रित करना, बिल्कुल। वायु के धूल नहीं, धूल कण होगा। इनमें से सभी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। लगता है कि हम बताए थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है फेफड़े और रक्त के बीच, वो दाबों के अंतर होने के कारण होता है। और उसी से रिलेटेड प्रश्न है, फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा ऑक्सीजन का दबाव काफी अधिक रहता है। बिल्कुल। फेफड़ा में ऑक्सीजन का दाब 114 से 121, अशुद्ध रक्त के ऑक्सीजन का दबाव 60 से 66 रहता है ना, इसीलिए O2 फेफड़ा से रक्त में जाता। बिल्कुल सही है या है ना कि ना? दूसरा, फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा CO2 का दबाव कम होता। बिल्कुल। फेफड़े के अंदर CO2 का दबाव कितना रहता? 30 से 38 ना, और अशुद्ध रक्त में 40 से 46 होता है। यह भी कथन क्या है?
और दोनों कथन क्या है? सही है। आगे बढ़े। अरे कौन खांस रहा है? कोरोना नहीं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसको? सब कुछ सही रहा, हीमोग्लोबिन रक्त से गायब कर दीजिए, श्वसन गैस का परिवहन होगा ही नहीं। आप पढ़े होंगे श्वसन गैसों का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में, विश्राम का मतलब रेस्ट, दौड़ते समय बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। दौड़ते समय बढ़ जाता है, सोते समय घट जाता है। क्लियर? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती उसे छोड़ती है? विसरण। कौन? विसरण। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और किसी के द्वारा नहीं होता है। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन का? 10 है। देखिए, लगभग पूरे ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मात्र 10 से 20% हीमोग्लोबिन का द्वारा होता है। शेष का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। फेफड़े के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होते हैं? वायु कोश में। किस भाग में? अंतः श्वसित वायु यानी कि सांस लेते समय जो हम वायु लिए हैं, तथा उच्च वसित वायु यानी कि जो सांस छोड़े हैं। इसका तो आंसर ए होगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सांस जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? छोड़ते समय 16 आता है। क्योंकि ऑप्शन सटीक यही है आपका, तो यही होगा। एक्सहेलेशन यानी कि श्वासोश्वास में बाहर निकली, बाहर अभी तुरंत देखिए 16.4 था ना, 16%। मनुष्य के श्वासोश्वास यानी कि एक्सहेलेशन में CO2 कितना निकलता है? 4 से 5%। कभी कभी ये भी ऑप्शन दिया रहता है 4 से 5%। ठीक है, 4 से 5%। डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन यानी ऐसे हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसका रंग कैसा? और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल और डीऑक्सीजनेट का मतलब डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी, वॉयलेट। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। क्लियर हो गया? पारिभाषिक शब्द है, इसको सिर्फ रटना है दोस्तों, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला, ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति क्या होती है? और ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए कि जो जो हम ऊंचा जाते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर घटते जाता है। जो जो हम ऊपर जाते हैं वायुदाब क्या होता है? और अगर वायुदाब घटेगा तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम के अनुसार वायु में उपस्थित सभी गैसों का दाब घट जाएगा। यानी ऊपर जाने पर वायुदाब घट गया
तो वायु में जितने भी कंपोनेंट गैस है सबका दाब घट जाएगा। ऑक्सीजन भी है तो उसका भी दाब क्या हो जाएगा, और ऑक्सीजन का दाब घट जाएगा तो हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जबकि जरूरत तो उतनी है जितनी है हमें। तो ऐसी स्थिति में शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन जाए, इसीलिए श्वसन गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे आपको बताए थे कि जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वे स्थलीय जंतु के तुलना में ज्यादा तेजी के साथ सांस लेते छोड़ते हैं। वही काम यहां पर होने लगा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि मान लीजिए कि मानव एक ऐसे जगह पर चला गया है जहां ऑक्सीजन का दाब कम है, तो उसकी श्वसन गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे ना। एक श्वासोच्छ्वास में श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा के आयतन क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितना, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितना, 500 ml ना। अगला, हीमोग्लोबिन से जुटकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन 5.4 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक होता है। 5.4 लीटर से 6 लीटर, और लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। कर दीजिए गुना, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फेफड़े का अवशिष्ट आयतन कितना होता है, 1.5 से। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम 3 लीटर, रेसिडुअल वॉल्यूम 1.5 से। नहीं याद किया लगता है। श्वसन की जैविक क्षमता 4 लीटर होता है। श्वसन की जैविक क्षमता 4 लीटर। 4 लीटर में तो ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे सटीक आंसर आपका बी है। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा को लेता छोड़ता है, और इसे कौन वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कौन वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है। बिल्कुल, श्वसन है रिस्पिरेशन, और श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना प्लस, जीव जंतु पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है। बिल्कुल, दोनों कथन क्या है, कोशिका में होने वाला श्वसन पेड़ पौधों जीव जंतु में एक ही तरह का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया जीव जंतु पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है, ये भी आप जान गए हैं। मनुष्य के पसलियों के बीच कैसा मांसपेशियां, इंटरकॉस्टल, यही मांसपेशियां पसली को बाहर फैला देते हैं, जिससे फेफड़ा फैल जाता है, पुनः सही जगह पर ले आ जाते हैं, फेफड़ा जगह पर आ जाता है। निम्नलिखित में किसमें श्वसन दर सर्वाधिक होता है, जन्म लेने वाले शिशु में श्वसन दर सर्वाधिक। शिशु समझ रहे हैं ना, न्यू बोर्न बेबी। हृदय खोंच किसमें पाया जाता है, हृदय खोंच क्या होता है कि बायां फेफड़ा जो होता है ना, बायां फेफड़ा के नीचे हार्ट रहता है, क्या रहता है, इसलिए बायां फेफड़ा थोड़ा ऊपर उठा रहता है और एक खोंच बना रहता है। उस खोंच में कौन सुरक्षित रहता है, हृदय। तो कार्डियक नोच बायां फेफड़ा में। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव ट्रेकिया के संबंध में सही नहीं को काटिए, है नहीं को काट दिए, देख रहे हैं ये नहीं, क्लास जो नहीं आया है वो नहीं काटेगा क्या। अब मान लीजिए परीक्षा में यही पूछ दिया, फेंका जाएगा कि नहीं। आइए दोस्तों, यह रक्त से भरी होती है, बिल्कुल नहीं, रक्त से भरी होती है। यह साखी तथा रक्त से भरी होती है, यह साखी तथा वायु से भरी होती है। यह सही है कि नहीं है। साखित मतलब ट्रेकिया जो है 2 भागों में बटा था कि ना, दोनों भाग में बटकर दोनों फेफड़ा में पहुंचा था कि नहीं। तो ट्रेकिया साखित होती है और उसमें
वायुवृत्ति। यही कथन सही है कि ना? तो प्रश्न यह है कि ट्रेकिया के बारे में कौन सा कथन सही है? अगला, अरे क्वेश्चन तो लगता है बड़ी पढ़ लिए है। आइए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के फेफड़े में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। बिल्कुल बताए थे ये, पसली और डायफ्राम लीवर इसको फैलाता सिकुड़ाता है। अंतर श्वसन के समय डायफ्राम पीछे, अब पसलियां बिल्कुल सही है। अंतर श्वसन का मतलब सांस लेना। अब बाह्य श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर, अब पसलियां अंदर। तीनों सही है। कौन सही है? उपर्युक्त तीनों कथन सही है दोस्तों, तीनों कथन सही है। श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल बराबर विमोचित CO2 अवशोषित O2 का आयतन। क्लियर? मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाना एनोक्सिया कहलाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होना हाइपोक्सिया, अब पूरी तरह ऑक्सीजन खत्म हो जाना एनोक्सिया। एक क्वेश्चन हाइपोक्सिया वाला पीछे में था कि हाइपोक्सिया क्या है, तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना या रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होना हाइपोक्सिया है, और पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित होना क्या है? एनोक्सिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एक फेफड़े पर जीवित नहीं रह सकता है। रह सकता है दोस्तों, मनुष्य एक फेफड़े पर जीवित रह सकता है, परंतु उसकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। बिल्कुल, केवल 2। पहला गलत है, दूसरा क्या है? मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 10 से 20% हीमोग्लोबिन करता है। 10 से 20% शेष कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। अगला, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है? पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन नहीं, ये तो केवल किस में होता है? अवायवीय में होता है, वायवीय में नहीं होता है। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन बिल्कुल नहीं, ये भी केवल अवायवीय में होता है, वायवीय में नहीं होता है। पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये देखिए ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन अवायवीय श्वसन में भी होता है, और क्योंकि यह काम दोस्तों किसके दौरान होता है? ग्लाइको, ये जो डी नंबर में बात की गई है कि ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन किसके दौरान होता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय में होता है, और तो कह रहा है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान? यही प्रक्रिया समान होगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस समान होगा। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, बिल्कुल गलत है। 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? तो ये गलत है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, ये तो सरासर गलत है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों का वहन कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन का पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 10 से 20%। हीमोग्लोबिन केवल रुधिर अस्कंदन में सहायक है, न कि गैसों के वहन के लिए। बिल्कुल हीमोग्लोबिन गलत है। यह हीमोग्लोबिन का रुधिर अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कोई भूमिका नहीं है। हीमोग्लोबिन का भूमिका केवल किसमें है? मानव शरीर में लौह पुंज कहां पाया जाता है? लौह पुंज हीमोग्लोबिन को कहते हैं। इसको इंग्लिश में आयरन फॉरफिरिन कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आयरन फॉरफिरिन। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय क्या रहना जरूरी है? फास्फोरस रहना जरूरी है, नहीं तो फास्फेट की कमी हो जाएगी। शरीर के अधिकतम एटीपी का निर्माण किसमें होता है? क्रेब्स चक्र में। 36 एटीपी का निर्माण क्रेब्स चक्र में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन श्वसनीय पदार्थ नहीं है?
विटामिन। आपको बताए थे प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल श्वसन की प्रक्रिया में होता, लेकिन विटामिन का होता है। विटामिन का ऊर्जा प्रदान करने में कोई योगदान नहीं है। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिका है। कितना? 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 10 लाख। मानव के श्वसन में क्या छोड़ता है? मानव श्वसन में गैसों का मिश्रण छोड़ता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए श्वसन चैप्टर समाप्त हो गया। 107 प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्लास में ही सब चल दिया। हाँ ना, हाँ अभी भी 15 मिनट समय बाकी है कि ना? अब पढ़ाई का मूड सबका चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। ये तो रिवीजन कर लीजिएगा। कल मेरा क्लास नहीं है, रोशन सर का है, तो कल आप रिवीजन कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, जिसको भी 1 से 8 तक याद नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में सफल होना है तो अभी भी मौका है, जल्दी से रट लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि एकमात्र रटना ही आपको सफलता दिला पाएगा दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में। ये क्या है जी? इसको खोलने के लिए सीधा दाब दो, कवर खोलो। ओ, धनंजय चौबे। देखिए बिट्टू सर को बीटी सर लिखा है, BITI। पुलुरा, पुलुरा फेफड़ों के ढकने वाले आवरण को पुलुरा करते हैं। नहीं नहीं, गैसों का मिश्रण ना छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है? हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि नहीं? 16% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, इसीलिए गैसों का मिश्रण। ठीक, चलिए क्या करें दोस्तों, याद करना ही एकमात्र विकल्प है। खाना खाते समय इपिग्लोटिक्स बंद नहीं रहता है, बल्कि फेरिंग्स में जैसे ही भोजन और पानी पहुंचता है, इपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर तुरंत खोल देता है। 72 नंबर पे एक बार आइए तो। शक्ति कुमार ले रहे हैं आपका 72 नंबर। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, क्योंकि यही वो पिगमेंट जो नोट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 96 पर आइए दोस्तों। इसके बाद कौन सा? इसके बाद केमिस्ट्री होगा। 96 तो ये भी लिखा हुआ है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, इतना आसान आसान।